ओके जी, वेलकम बैक बेटा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? सो yesterday I delivered you lecture 21, okay, and we were going through oral communication, we were going through team briefing, we were going through conference, we were going through advantages, disadvantages of face-to-face communication और oral communication। उसमें एक टॉपिक बेटा रह गया था कि मैंने कहा कि मैं को नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो डिलीवर कर दूंगा। सो द टॉपिक वाज कमेटी, okay, committee topic that I left, so I'm going to continue from that specific topic, the committee. Okay, so first let me write I'm still at chapter number, okay, red से सही रहेगा, let me write from the red, okay, so chapter 2 ऐसी है ना बेटा, chapter 2 पे हैं अभी तक। और हमारा जो आज लेक्चर है माशाल्लाह से हम लेक्चर नंबर 22, ओके जी, 22 पे हम हैं। एंड अब आज जो हमने कंटिन्यू करना है बेटा, वो हमने जो टॉपिक कंटिन्यू करना है दैट इज़ दी कमेटी। ठीक है बेटा, ये हम कल इसको हम छोड़ गए थे, ये एक ही टॉपिक रह गया उस होल टॉपिक में से, छोटा सा टॉपिक है। सो लेट मी डिस्क्राइब द कमेटी, व्हाट इज मेंट बाय अ कमेटी। ठीक है, सो पहले हम वर्ड्स को गो थ्रू करते हैं। ओके अच्छा बेटा, इसमें एक बात याद रखना, हाँ इसमें बुक में थोड़ी सी उसने चीज़ें ऊपर नीचे कर दी हैं। ओके पहले उसने कमेटी की टाइप्स एक्सप्लेन कर दी हैं, न्यू प्रोडक्ट कमेटी, ओके रेम्यूनरेशन कमेटी, एग्जैक्ट, पहले उसने टाइप्स एक्सप्लेन कर दी हैं, डेफिनेशन वो बाद में एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी और मुझे भी एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए कि जो बुक में थोड़ा सा ऊपर नीचे उसने कर दी है, ये कमेटी जो आपको टॉपिक नज़र आ रहा है, जो आपको बोल्ड कलर में लिखा हुआ है कमेटी, इसके ऊपर जो न्यू टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटीज़ को जो एक्सप्लेन कर रहा है उसके ऊपर आप लिख दें, वहाँ से बेटा कमेटी का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ऊपर मीटिंग्स है, मीटिंग वो एक ही पैराग्राफ है, उसके बाद जितना भी टॉपिक आ रहा है वो सारा कमेटी से रिलेटेड है। ओके लेकिन उसने कमेटी को नीचे डिस्क्राइब उसे नीचे की है और ऊपर टाइप एक्सप्लेन कर दी है। तो पहले आपको बेसिक्स तो पता हो, पहले तो आपको डेफिनेशन तो अंडरस्टैंड हो कि व्हाट इज मेंट बाय कमेटी। सो लेट मी फर्स्ट गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ कमेटी, जहाँ पे कमेटी लिखा हुआ है, और फिर हम जब मैं सारी कमेटीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके और इसकी डिस्क्रिप्शन बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं आऊँगा न्यू प्रोडक्ट कमेटी पे, रेम्यूनरेशन कमेटी पे और एग्जीक्यूटिव कमेटी पे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ कमेटी। सो कमेटीज बेटा बेनिफिट फ्रॉम कंसोलिडेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एंड एबिलिटी टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग डिसीजंस। ठीक है जी, अब बेटा कमेटी ये होती है कि कोई स्पेसिफिक इश्यू आ गया ऑर्गेनाइजेशन को, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, अब उसके लिए हम उस स्पेशल प्रॉब्लम को अब आपको ऐसे अंडरस्टैंड कराऊँ कि जिस तरह से पेशावर में धमाका हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पे, आपको याद है ना? ओके ओके तो उसके लिए हमने एक स्पेशल गवर्नमेंट ने स्पेशल कमेटी बनाई थी। ओके या अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द रिसेंट जो गवर्नमेंट का ये जो करप्शन का इशू था, और उसमें जो स्पेशल कमेटी बनाई, डिफरेंट जजेस कमेटी बनाई गई थी। सो कमेटी बेटा ये होती है कि कोई स्पेसिफिक इशू जनरेट हो जाता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता मोस्ट लाइकली, ओके और उस इशू को एड्रेस करने के लिए हम कुछ लोगों को हायर भी नहीं करते, हायर ऑलरेडी हमने किए होते हैं, लेकिन उनको वो स्पेसिफिक टाइम के लिए कह देते हैं कि यार ये अब केस हमें पड़ गया है, ये हमें इशू, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ था, अब वो एक कमेटी बनाई गई थी कि उनको एक टाइम एलोकेट किया गया था कि उस टाइम में सपोज एक महीने में, ओके कि एक महीने में आपने इस इशू को रिजॉल्व करना है, हमें बताना है कि ये टेररिस्ट कैसे आए, कहाँ से आए, उन्होंने मतलब कैसे उन्होंने एंट्री की, मतलब वो दे आर सपोज टू। अब उसमें होता बेटा ये है कि उन्होंने कुछ लोग इंटेलिजेंस के पिक किए, कुछ लोग आर्मी के पिक किए, इस तरह से करके ना वो जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते तो आपके कंपनी में ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस स्पेसिफिक इशू के लिए उनको कुछ टाइम के लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे असाइन कर दिया जाता है, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर लेते हैं, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनको दोबारा अपनी पोजीशंस पे वापस भेज दिया जाता है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कहना चाह रहा है बेनिफिट फ्रॉम कंसोलिडेशन, कि डिफरेंट पावर्स जो है ना, डिफरेंट एक्सपर्टीज, डिफरेंट स्किल्स को लोग आपस में इकट्ठे होते हैं एंड अथॉरिटी, उनको एक अथॉरिटी दी जाती है, वो अपनी क्योंकि फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है एंड एबिलिटी टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग डिसीजंस, और वो फिर सारे मिल के डिसीजन करते हैं दैट हाउ दिस थिंग हैपन, क्योंकि हर बंदा अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। जिस तरह मैं आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करूँ तो वो जो कुछ एक्सपर्ट होंगे कि वो उनकी जो ट्रैफिक जो उनकी जो मूवमेंट थी, कुछ लोग उसमें एक्सपर्ट होंगे कि उन्होंने मूवमेंट कैसे की, कैसे एंटर हुए, कुछ लोग उन्होंने जो हथियार यूज़ किए, कुछ लोग उसमें एक्सपर्ट होंगे, उन्होंने जो बम्बिंग की, कुछ लोग उसमें एक्सपर्ट होंगे। तो हर कोई अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, उसकी अपनी फील्ड में अथॉरिटी होती है, और फिर वो सब वो अपना सारे वो मिल के जब अपना एनालिसिस करते हैं तो देन मेक अ कंसेंसस होता है कि सारे मिल के एक डिसीजन परफॉर्म करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग शुड बी मोर इफेक्टिव पर्टिकुलरली व्हेन द कमेटी ब्रिंग्स टुगेदर डिफरेंट एबिलिटीज एंड स्किल। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेटा ये होता है अब डिफरेंट लोग, डिफरेंट जो है वो डिफरेंट जो एक्सपर्टीज के जो भी हमने हायर किए हैं पीपल्स, उनकी वो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि उसके बारे में सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, अपना पूरा वो दिमाग खपाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली टू थिंक टू मच अबाउट अ पर्टिकुलर इशू, कि अपना पूरी स्किल लगा देना, अपना पूरा नॉलेज अप्लाई कर देना, अपना पूरे एक्सपीरियंस को वहाँ पे शो अप करना। तो दैट्स कॉल्ड द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग शुड बी मोर इफेक्टिव पर्टिकुलरली, ये तभी इफेक्टिव होगी व्हेन द कमेटी ब्रिंग्स टुगेदर डिफरेंट एबिलिटीज एंड स्किल, जब डिफरेंट लोग अपनी एबिलिटीज़ लेकर आएंगे और वो अपना अपना एक्सपीरियंस आके शेयर करेंगे, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना अपना एनालिसिस शेयर करेंगे, देन वी कैन हैव अ गुड डिसीजन के व्हाट हैपन। आई होप यू अंडरस्टैंड हियर। ओके, केयरफुल मस्ट, अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा मूव कर रहा हूँ। केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर द बेनिफिट्स आउटवे पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस। ठीक है जी, अब हमें केयर करनी है कि हमने वो जो कमेटी बनाई है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि उनको हम काफ़ी रिसोर्सेज देते हैं रिसर्च करने के लिए, उनको हम काफ़ी एक्स्ट्रा पैसे प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो कहीं ये ना हो कि उसका जो बेनिफिट है वो कम हो और उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत, जिस तरह से अगर उस कमेटी को चलाने का 1 महीने का उनका टास्क है कि उन्होंने 1 महीने में हमें रिपोर्ट फर्निश करनी है, अब उनको जो कॉस्ट पड़ रही है, देखिए वो सपोज 10 लाख रुपए पड़ रही है, देखिए, और जो बेनिफिट है वो 2 लाख का हो रहा है। सो विल दिस कमेटी बी सक्सेसफुल? डेफिनेटली नॉट, कि हम उसको खर्चा ज़्यादा उस पर कर रहे हैं और उसका जो बेनिफिट है वो उससे कम है। तो हमेशा हम वही काम परफॉर्म करते हैं, हमेशा हम उसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं जिसमें कम से कम खर्चा हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो। ये तो ह्यूमन साइकी है कि अगर आपका फ़ायदा जो है उसमें ज़्यादा है और उसमें आपका खर्चा कम हो रहा है, यू विल गो फॉर, आपकी उसमें ऑटोमेटिकली चाहत होती है, एक मंशा होती है, उसको आप अचीव करना चाहते हो। जिस तरह से आप सीए कर रहे हो तो आपका इसमें खर्चा सम हाउ लिमिटेड है, लेकिन सारी ज़िंदगी पर आपको लाखों में जब सैलरीज मिलनी है तो यू कैन गेट मच मोर बेनिफिट आउट ऑफ दैट वन। ओके, तो ये कहना चाह रहा है सच एज द टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ रनिंग, जो आप टाइम खपाते हो। ओके, सबसे जो एक्सपेंसिव दुनिया में चीज़ है वो टाइम है, याद रखना। तो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है, पैसा नहीं है। हर चीज़ मिल जाती है, टाइम दोबारा नहीं मिलता। आप जो टाइम खपा रहे हो, जो टाइम लगा रहे हो, वो टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो टाइम जो है ना वो सबसे एक्सपेंसिव होता है और उसको जो चलाने का जो खर्चा है वो भी डेफिनेटली एक रियली गुड एक्सपेंस। ठीक है जी, सो ये कहना चाह रहा है कि दोनों चीज़ों को वेस्ट नहीं करना, दोनों चीज़ों को मोस्ट प्रोडक्टिव करना है, कि सिर्फ वहीं पे टाइम लगाना है, वहीं पे खर्चा करना है कि जिसका बेनिफिट, जिस कमेटी का बेनिफिट उसे कहीं ज़्यादा हमें मिल रहा हो। द परसीव डिलेज दैट मे एग्जिस्ट फ्रॉम हैविंग कंसेंसस ग्रुप डिसीजंस, एक और प्रॉब्लम है इसका, द परसीव डिलेज दैट मे एग्जिस्ट फ्रॉम हैविंग कंसेंसस ग्रुप डिसीजन। अब प्रॉब्लम बेटा ये होता है कि अगर एक बंदे ने फैसला करना है तो वो दस्ती फैसला करेगा और सारे इसको फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे सीन ये बेटा होता है कि हर बंदा ही अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, तो वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो फैसला करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बंदा एक्सपर्ट होता है, कहता है यार मेरी बात जो है ना वो सही है, दूसरा बोलेगा नहीं मेरी बात सही है, तीसरा बोलेगा नहीं मेरा एक्सपीरियंस जो मेरा जो एनालिसिस है वो सही है। अब जब इतने एनालिसिस इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ग्रुप कंसेंसस होता है कि इज्तमाही इत्तेफाक या वो चीज़ें बहुत फिर लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर जितने प्रोफेशनल लोग होते हैं, याद रखना, जहाँ पर जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ पर अगर उनको अथॉरिटी भी दे दी है तो फिर डिसीजन करना बड़ा मुश्किल है। अगर एक पर्सन है, जैसे आपके घर में आपके फादर हैं, ओके, ही मेक्स अ डिसीजन एंड ऑल द पर्सन आर सपोज टू फॉलो, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर हर कोई डिसीजन करना शुरू कर दें, ओके, आपके फादर के साथ आपकी मॉम बोले नहीं मेरी बात भी चलेगी, आपके बड़े नहीं मेरी बात भी चलेगी, ओके, आपकी बड़ी सिस्टर नहीं मेरी बात भी मानी जाए, ओके, तो फिर डिसीजन हो पाएगा? डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। तो इसलिए ये कहना चाह रहा है कि जब हर बंदा इसमें एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड में तो डिसीजन करना काफ़ी टफ होता है। आगे, रादर देन इमीडिएट डिसीजन मेड
बाय वन पर्सन। जब एक बंदा डिसीजन करता है तो वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। 10 सॉरी प्लस अ पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर दैट कैन राइज। अब इसमें बेटा ये होता है कि अब क्योंकि उस फील्ड में वही पर्सन एक्सपर्ट होता है और उसी ने सारा वो तज्जिया या सारी उसने वो एनालिसिस करके बताना होता है और सब लोग उस पर रिलाई कर रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है क्योंकि ही इज़ द ओनली सोर्स टू गिव यू द रियल फैक्ट्स और फिगर्स, तो वो उसमें अपनी बायसनेस भी ऐड कर सकता है, वो अपनी उसमें कोई उसमें उसकी मैनिपुलेशन भी कर सकता है इंफॉर्मेशन की, या उसको वो अब्यूज़ अपनी पावर को अब्यूज़ करके वो गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। ये ऐसा होता है बेटा, ठीक है जी। अब सक्सेसफुल कमेटी का एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर रहा है। जो सक्सेसफुल कमेटीज़ होती हैं, जो कामयाब कमेटीज़ होती हैं, टिपिकली डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग क्वालिटीज़। उसमें ये खसूसियात होनी चाहिए, ये खसूसियात होंगी तो वो कमेटी सक्सेसफुल होगी। द फर्स्ट इज़ बेनिफिट्स आउटवे द कॉस्ट। वही बात है बेटा, उसको चलाने का खर्चा उसके फ़ायदे से कम होना चाहिए, उसका फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए, उसका फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए और उसका जो ख़र्चा है वो कम होना चाहिए। ये तो एक नेचुरल लॉ है कि ख़र्चा कम बेनिफिट ज़्यादा, और हर वो चीज़ हम नहीं परफॉर्म करेंगे जिसमें हमें ख़र्चा ज़्यादा होगा और उसका बेनिफिट कम होगा। ये तो बेटा एक टिपिकल एक नेचुरल एक फिनोमेना है जी। नेक्स्ट है बेटा, मेंबर्स कलेक्टिवली हैव द अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस। अब उस कमेटी में आपने जिन लोगों को हायर किया है और जिस टास्क पे हायर किया, ऑफ कोर्स है कि आप उस वो एवं किसी जो है ना वो निकम्मे बंदे को आप हायर नहीं करोगे, आप उसी को हायर करोगे या उसी को आप सिलेक्ट करोगे कि जिसमें वो रिक्वायर्ड एबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड स्किल होगी, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि मेंबर्स कलेक्टिवली हैव द अप्रोप्रिएट होता है उसके मुताबिक उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसकी स्किल भी होनी चाहिए। चेयरमैन इज एन इफेक्टिव लीडर। बेटा एक बात याद रखना, हर वो ग्रुप कि जिसमें चेयरमैन नहीं होता उसमें शैतान होता है। एक पर्सन होना चाहिए कि जो उसमें लीडर हो, ठीक है, जो उसमें चेयर पर्सन हो, एक बड़ा हो कि उसको सारे फॉलो करें, ठीक है। ओके, ट्राई टू हैव, ओके, जब भी आप कोई ग्रुप करो तो उसमें किसी एक पर्सन को अपना अमीर बना लो, किसी को अपना लीडर बना लो, ठीक है। अगर आपने कोई अमीर नहीं बनाया, अगर आपने कोई लीडर नहीं बनाया, अगर आपने कोई चेयर पर्सन नहीं बनाया, तो डेफिनेटली कि वो जो ग्रुप है वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ये भी एक नेचुरल सा फिनोमेना है। उसके बाद बेटा 4 है, द कमेटी हैज़ वेल डिफाइंड एरियाज ऑफ अथॉरिटी। उसमें डिफाइन क्लियर कर देते हैं, ये करना चाहिए कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम्स उसने कितने टाइम इसको कंप्लीट करना है, एंड स्कोप और किस हद तक वो जा सकता है, विच इज़ स्पेसिफाइड इन राइटिंग। उससे वो साइन करवाओ, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन में बोल के कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो लिख के होता है। उसे साइन करवा लो ताकि वो अपनी बात से मुकर ना सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो किनारा कशी इख्तियार ना कर सके जी। अप्रोप्रिएट साइज, नॉट टू लार्ज, नॉट टू स्मॉल, ठीक है। अब ऑफ कोर्स बात है नेचुरल, ये भी नेचुरल है कि आप कमेटी ना तो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। खर्चे बचाने के चक्कर में हम बहुत ही छोटी कर दें, कुछ ही लोगों को हायर करें कि सेलेक्ट करें। और कि अगर सरकारी कोई कमेटी है तो हम अक्सर पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब सरकारी कमेटीज़ होती हैं जो बनती है तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को अटैच कर दिया जाता है, तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। मिनट्स आर टेकन एंड सर्कुलेटेड प्रॉम्प्टली। अब मिनट्स बेटा हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इतना बता दूं कि मिनट्स आर टेकन एंड सर्कुलेटेड प्रॉम्प्टली बेटा ये होता है कि अब हमने जो मीटिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेस टू फेस होती है, वर्बल होती है, वो बोल के होती है ना। तो आप वो जो बोल के मीटिंग हुई है वो उसका बाद में रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करना है ना कि इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, हमने आपस में या उन एम्प्लॉइज़ ने आपस में क्या डिस्कस किया, ठीक, कमेटी के मेंबर्स ने आपस में क्या डिस्कस किया, ताकि बाद में भी आने वालों को पता हो कि इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था, क्या फैसला हुआ था। तो उसके लिए होता है मिनट्स आर टेकन एंड फिर वो एक सेक्रेटरी होता है कि जो उस मीटिंग में बैठा होता है और वो मिनट्स ले रहा होता है एंड सर्कुलेटेड प्रॉम्प्टली, और फ़ौरन फिर वो मिनट्स सर्कुलेट करने होते हैं कि इस मीटिंग में हमने क्या डिसाइड किया, ठीक है जी। अंडरस्टैंड जी। अब नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ कमेटीज़। अब पिछले पेज पे आ जाओ, दोबारा से रिवर्स गियर लगाओ। अब टाइप्स ऑफ कमेटीज पर आ रहा हूँ। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आल्सो एम्प्लॉय कमेटी विद स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज। अब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कमेटीज ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कमेटीज में, जैसे न्यू प्रोडक्ट कमेटी। अब बेटा ये कमेटी ऐसी होती है कि जो सिर्फ किसके लिए स्पेसिफाइड है, इन्होंने न्यू प्रोडक्ट बनानी है। अब न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पता है माइंड बड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ओके, यू शुड हैव दैट रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस टू मेक न्यू डिज़ाइंस, ओके, ये बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं। अब जब न्यू प्रोडक्ट बन जाती है तो वो
आए दिन नहीं बनती। कई ऐसे बिजनेसेस हैं कि जहाँ प्रोडक्ट बनती है तो फिर सारा साल चलती रहती है। अब जब उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया तो उनको उनकी जॉब से निकाल नहीं देंगे, ऐसे ही है ना बेटा। तो जब प्रोडक्ट बना देते हैं दे गो बैक देयर अदर पोजीशंस, और जब न्यू प्रोडक्ट बनानी होती है दे अगेन कॉल देम टू हैव अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो वैसे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, उनका ये काम होता है टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। सो न्यू प्रोडक्ट कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग एंड असेसिंग सजेशन फॉर न्यू प्रोडक्ट। तो ये ऐसे एक्सपर्ट लोग होते हैं कि जो मार्केट को रिसर्च करके उसके मुताबिक एक्सपर्ट होते हैं टू develop, to design, to make a new product, to manufacture a new product। ठीक है जी। देन रेम्यूनरेशन कमेटी बेटा, ये ऐसी कमेटी होती है कि जो रेम्यूनरेशन में बेटा सिर्फ सैलरी नहीं आ जाती, उसमें आपको पता है कि जब आप कंपनी में जॉब करते हो तो आपको बोनसेस भी मिलते हैं, आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, अलाउंसेस भी मिलते हैं। सपोज आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको घर मिलेगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि सैलरी कम होती है और ये चीज़ें, ड्राइवर मिल जाते हैं, शेफ़ मिल जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी सैलरी तो कम होती है। अब जो गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, आप प्राइम मिनिस्टर को अगर उसका प्रोटोकॉल देखें, उसकी सैलरी कितनी है, 2 लाख भी नहीं आई गेस, 2 लाख होगी, 2.5 लाख होगी। ओके, लेकिन उसको जो प्रोटोकॉल दिया जाता है वो तो पता नहीं, अगर महीने का एस्टिमेट लगाया तो पता नहीं करोड़ों में जाके ही पड़ता होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द रेम्यूनरेशन कमेटी। ये कमेटी एक्सपर्ट होती है कि बंदा के कितना एक्सपर्ट है, उसको हमने कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उसको क्या हमने ट्रैवल अलाउंस प्रोवाइड करना है, उसको हमने कौन सा घर प्रोवाइड करना है, कौन सी गाड़ी प्रोवाइड करनी है। ओके, तो ये दिस इज कॉल्ड द रेम्यूनरेशन कमेटी। अ सब कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं ये टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती हैं, तो टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन के लिए फिर टॉपेस्ट जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्हीं में से कोई होना चाहिए कि जो इस चीज़ को डिसाइड करें। अब सब कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग ऑन एंड सेटिंग एग्जेक्टिव रेम्यूनरेशन। एग्जेक्टिव बेटा होता है कि जो एग्जेक्टिव होता है कि जो टॉप पीपल होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो हाईएस्ट पे होते हैं, जिनको आपने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े की रोल अदा कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड एग्जेक्टिव्स। तो उनकी हम रेम्यूनरेशन के लिए भी कमेटी बन जाए, उसको रेम्यूनरेशन कमेटी। ठीक है जी, उसको एग्जेक्टिव कमेटी बेटा, ये कमेटी सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव्स, वही अगेन एग्जेक्टिव वही लोग होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े की प्लेयर्स होते हैं, जिसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन का चलना मुश्किल होता है, जिनके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड स्किल, रिक्वायर्ड नॉलेज होता है हाउ टू रन अ बिजनेस। ये टॉप मैनेजमेंट होती है, ये मैनेजमेंट के लोग होते हैं। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। आपको बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रस्टीज में क्या फ़र्क है। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो बिजनेस में होते हैं, और ट्रस्टीज होते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से शौकत खानम है, या जिस तरह से ईडी फाउंडेशन है, या जिस तरह से सिटीजन फाउंडेशन है, ठीक है, डिफरेंट फाउंडेशन आपको पता है पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग एंड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये एग्जेक्टिव कमेटी उनके लिए बनाई जा रही है। कमेटी सिर्फ इनके मैटर्स को देख रही होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मैटर्स को एड्रेस कर रही होती है, लाइक उनकी मीटिंग्स को एड्रेस कर रही होती है, उनकी ट्रैवलिंग को एड्रेस कर रही होती है। तो ये उनके साथ कंसर्न होती है, इनका बाकी एम्प्लॉयज का ऐसा कंसर्न नहीं होता। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कमेटी पार्ट। ओके, सो आई एम डन विद दिस टॉपिक। I'm done। ठीक है जी, so it is done। so now I'm moving for the next topic, that's written communication। ठीक है जी, आप बिजनेस कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में रिटन कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं। so this is done, नहीं सॉरी, इसको मैं यहाँ पे पीछे करूँगा बेटा ताकि आपको पता हो कौन सा यूज। यस ठीक है। okay, so now the next topic is the written communication। जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज दी रिटन कम्युनिकेशन। जब मैं इस टॉपिक को कर दूंगा, इसको मैं साथ में टिक कर दूंगा। तो यू शुड नो कि राइट नो आई एम ऑन दी रिटन कम्युनिकेशन। ओके, तो इसमें अब डिफरेंट मीडियाज़ हमने डिस्कस करने हैं, तो लेट मी गो थ्रू। तो आपको पता ही है बेटा रिटन कम्युनिकेशन क्यों होती है। बिजनेस कम्युनिकेशन में अल्टीमेटली जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसको हम किस फॉर्म में लेकर आते हैं। जो फाइनल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, रिटन कम्युनिकेशन होती है। आप जो भी मीटिंग कंडक्ट करते हो अल्टीमेटली उसको हम मिनट्स की फॉर्म में लेकर आते हैं, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, या उसको लेटर की फॉर्म में लेकर आते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेटर की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, या उसके हम मेमोस लिख लेते हैं, या उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, या उसके अकाउंट्स को हम मेंटेन लिखते हैं। ओके, सो जो बिज़नेस की जो रूह है, जो बिज़नेस का क्रक्स है, जिसके बगैर कम्युनिकेशन का बिजनेस का चलना महाल है।
अगर रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होगी तो बिजनेस का चलना महाल है, क्योंकि हर कोई बंदा अपनी मनमानी करेगा। रिटर्न कम्युनिकेशन आपको बाउंड करती है, क्योंकि आप साइन कर देते हैं, और जब साइन कर देते हैं तो देन यू कैन नॉट मूव राइट और लेफ्ट। जब आपने जो साइन कर दिए हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन किए होते हैं। नो यू आर रिस्पॉन्सिबल, now you are responsible, okay, to perform that task at any level, like what is given to you. Ji. So organizations, come back with me. Are you with me? Come back with me. So organizations employ a broad range of written communication media, the most common of which are explained below. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय अ ब्रॉड रेंज ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक, अब ऑर्गेनाइजेशंस में जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न कम्युनिकेशन होती है, अब उसके वो मीडिया एक्सप्लेन कर रहा है जो मोस्ट कॉमन है, और बहुत सारे और भी स्पेसिफिक हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, वो क्या है, वो रिपोर्ट। सबसे पहला कौन सा बेटा, रिपोर्ट। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था रिपोर्ट क्या होती है बेटा, यस बताएं, लास्ट टाइम बताया रिपोर्ट क्या होती है। जब भी इंफॉर्मेशन 2 पेजेस से ज्यादा होगी, दैट विल टर्न इनटू द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। अगर समझ आ गई बेटा। अब रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिटेल फॉर्म में होती है, उसमें कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है, सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, टू मच इन्फॉर्मेशन होती है, टू मच एलेबोरेशंस होती हैं, टू मैनी एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, तो नो यू अंडरस्टूड, दिस बुक इज अ रिपोर्ट। दिस बुक इज बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन इज मोर देन 2 पेजेस। ठीक है जी। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स, ये बड़ी फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें कोई राइट और लेफ्ट नहीं। अब देखो, कोई इसमें कोई इधर की बात नहीं की, टू द पॉइंट रहता है। कमेटी को डिस्कस किया, टू द पॉइंट। टीम ब्रीफिंग को डिस्कस किया, टू द पॉइंट। अब रिटन कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहा है, टू द पॉइंट। ये जहाँ पे राइटर की अपनी कोई बात इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, जहाँ पे आपकी पर्सनल बातें इन्वॉल्व नहीं होती, जस्ट टू द पॉइंट बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड दी फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफन यूज्ड टू कन्वे कम्प्लेक्स एंड सब्सटेंशियल। कम्प्लेक्स, जब हमने कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो वो 1 पेज पे समझ नहीं आएगी, 2 पेजेस पे समझ नहीं, उसके लिए आपको डिटेल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आपको डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, जिस तरह से इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं, मेडिकल की चीज़ें हैं, यू नो। ओके, सो जब इन्फॉर्मेशन कम्प्लेक्स होती है तो आपको डिटेल फॉर्म में उसको पढ़ना होता है, गो थ्रू करना होता है, समझाना होता है, लिखना होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफन यूज्ड टू कन्वे कम्प्लेक्स एंड सब्सटेंशियल बेटा, ठीक है, टू मच, लाइक you are supposed to give too much information, substantial information। ठीक है जी, अंडरस्टैंड हो गया यहाँ तक? ओके, आई एम डन विद द रिपोर्ट। नेक्स्ट आई एम मूविंग फॉर दी मेमोज। रिपोर्ट बेटा इंटरनल हम आगे पढ़ेंगे। चैप्टर 8 इज प्योरली, अगर आप चैप्टर 8 को देखो तो चैप्टर 8 इज प्योरली डिफाइंड फॉर द रिपोर्ट्स। उसमें लिखा चैप्टर इज ऑल अबाउट द रिपोर्ट। वहाँ पे सब रिपोर्ट्स को पढ़ने वाले इंटरनल एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती हैं, फॉर्मल रिपोर्ट होती हैं, इनफॉर्मल भी समा होती हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स होती हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, एनालिटिकल रिपोर्ट्स होती हैं। हम ये आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल फॉर्म में। देखिए आगे बेटा मेमोज आपको डिस्कस किया था कि ये मेमोरेंडम से निकला है। किससे निकला है बेटा? मेमोरेंडम। अब आपको पता है मेमोरेंडम क्या होता है? आपको बताया था मेमोरेंडम कि जो हम इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होती है रिटन फॉर्म में, कलीग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बॉस एम्प्लॉइज़ के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या जो सबऑर्डिनेट हैं वो अपने बॉस का कम्युनिकेशन, तो ये आपस की जो कम्युनिकेशन चल रही है वो मेमो के फॉर्मेट पे होती है। तो ये मोस्टली इंटरनल होती है और इट इज़ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। आजकल जो कम्युनिकेशन हो रही है, आपको पता है पेपर बेस नहीं होती बल्कि ईमेल की बेस पे होती है। सो बॉस कम्युनिकेशन जो करते हैं वो भी ईमेल के थ्रू करते हैं, और जो सबऑर्डिनेट कम्युनिकेशन करते हैं वो भी सारी ईमेल के थ्रू ही हो रही होती है। तो आजकल 90-95% जो कम्युनिकेशन जो परफॉर्म की जा रही है वो ईमेल के थ्रू। अब ब्रीफ लेटर, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन भी लिमिटेड होती है, मैक्सिमम फॉर 2 पेजेस। जब भी आपके सामने लेटर या मेमोस का जिक्र आएगा ना, तो आपने उसको लेना है 2 पेजेस की कंसिडरेशन में, कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, जो मैक्सिमम जो जा सकती है इन्फॉर्मेशन, दैट इज मैक्सिमम 2 पेजेस। ठीक है जी। अगर 2 पेजेस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी दैट इज गोइंग बी कॉल्ड अ रिपोर्ट। और इंटरनल रिपोर्ट्स भी होती हैं जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। बट अंडरस्टैंड बेटा, मेमोस अ ब्रीफ लेटर, ठीक है, यूज फॉर इंटरनल पर्पसेस। ये इंटरनल पर्पस के लिए इंटरनल कम्युनिकेशन में यूज होती है। सेंड वाया ईमेल इन मॉडर्न बिजनेस। आजकल बेटा ईमेल के थ्रू हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। नोट दो इन मैनी सर्कमस्टांसेस मेमोज आर यूज इंस्टेड ऑफ टेलीफोन कॉल व्हेन द टेलीफोन कॉल वुड हैव बीन क्विकर, चीपर एंड आर्गुअली मोर इफेक्टिव। आजकल बेटा सीन ये हो गया
कि अब हम यूज़ टू हो गए ईमेल टाइप करने के, लिखने के, इतने हम यूज़ टू हो गए हैं कि जहाँ पे हम टेलीफोन कर सकते हैं, जहाँ फेस टू फेस अब साथ बैठा है उसको आप ईमेल खड़का देते हो, उसको आप टेलीफोन नहीं करते हो क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। आप ईमेल करते हो तो आप कहते हो देखो मैंने आपको ईमेल की हुई थी, जब फ़ोन करोगे तो वो बंदा मुकर जाएगा, तुमने कौन सी मुझे कौन सी बात की थी। अक्सर हम ऐसे करते हैं बेटा कि हम भूल जाते हैं या मुकर जाते हैं। लाइक आपके बॉस ने आपको टेलीफोन पे कुछ कहा, या आपके किसी कुलीग ने कहा बेटा ये जना ये काम आपने करना है, सपोज आप कुछ देर आप मतलब जब वो आपसे पूछेगा दोबारा कि आपने काम किया तो आप बोलोगे ओहो मेरे जहन से निकल गया, वो तो मेरे जहन में रहा ही नहीं। लेकिन जब ईमेल की होगी तो जब भी आप ईमेल ओपन करोगे तो आपके सामने उसका वो काम नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए कहना ही चाह रहे हैं कि कई ऐसे काम है कि जो हम टेलीफोन के ज़रिए जल्दी करवा सकते हैं, ओके, या फेस टू फेस जल्दी हो जाते हैं, हो सकते, क्योंकि जब ईमेल लिखते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन अब एम्प्लॉय ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट नहीं है आपस में, तो हर बात को ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, हर बात को ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, रिकॉर्ड में लेके आ रहे हैं कि उससे मैंने ये बात की, उसको मैंने ये इंस्ट्रक्शन दी, उसने मुझे ये ईमेल की। सो आजकल जो कम्युनिकेशन हो रही है वो रिटर्न फॉर्म में ज़्यादा हो रही है और ईमेल के थ्रू ज़्यादा हो रही है। ठीक है जी। मेमो कुड बी यूज टू सिंपली कंफर्म द टेलीफोन कॉल वन द डिसीजन हैज बीन मेड। अब कहना ये चाह रहा है कि जितने भी फैसले हों बेटा, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ये इस बात को याद रखना, ये बड़ा ही एक टेक्निकल सा पॉइंट है बेटा, कि जब भी फैसले हों, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में फैसले हों, जब भी आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन करना हो बेटा, तो आपने किसके थ्रू करना है? बोल के करना है। किसके थ्रू करना है बेटा? बोल के करना है। जब भी आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन करना हो तो आपने किसके थ्रू करना है? बोल के करना है। लिख के कभी डिसीजन नहीं होते, ओके। लिख के जो आपने डिसीजन किया है, बोल के लिख के उसको सिर्फ कंफर्म करना होता है कि हमारा ये फैसला हो गया है। अब दोनों पार्टीज अपने मौक़िफ़ से हटेंगे नहीं। अब थोड़ी सी आपको मैं एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, ओके, कि जब निकाह होता है, देखिए निकाह से पहले जो फैसले होते हैं कितना टाइम कंज्यूम होता है, और जितने भी फैसले होते हैं वो ओरल फॉर्म में होते हैं, बोल के होते हैं। लेकिन जब फैसला हो जाता है वो ओके, सिर्फ उस फैसले की बेस पे वो चीज़ लीगल नहीं होती, या उस फैसले की बेस पे हम उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं करते। उस फैसले के बाद हम उसको रिटन फॉर्म में लेके आते हैं। वो जो रिटन फॉर्म में निकाह नामा जो रिटन फॉर्म में लाते हैं, सिग्नेचर करते हैं, अब उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसमें। अब ओके, अब उसके बाद वो कम्युनिकेशन लीगल कहलाती है, उसके बाद वो कम्युनिकेशन ओके होती है। सो दुनिया में जितने भी फैसले होते हैं, जिस तरह से बेटा आपने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, कोई बेचनी है, तो आपने फैसला कर दिया ठीक है मैंने ये गाड़ी बेचनी है, आपने गाड़ी बेच दी, फैसला कर दिया, आपने गाड़ी बेच दी। गवर्नमेंट की नज़रों में गाड़ी अभी आपने नहीं बेची, अभी वो लीगल आपने नहीं बेची, उसके लिए आपको एक एफिडेविट लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको वो नोटरी पब्लिक के पास उसे साइन करवाने पड़ेंगे, खुद साइन करेंगे, तो उसके बाद वो एक लीगल ट्रांजैक्शन कंसिडर होगी, लीगल सेल, लीगल बाइंग कंसिडर होगी। अंडरस्टैंड जी। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें लीगलाइज होती हैं, कहना चाह रहा है कि पहले डिसीजन जो होते हैं वो बोल के होते हैं, लेकिन वो जो लीगलाइज चीज़ें होती हैं वो जो उन पे जब एक्शन परफॉर्म होता है वो तभी होता है कि जब उनको हम रिटर्न फॉर्म में लेकर आते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द मेमोस कॉन्सेप्ट, ओके। अब वही चीज़ है बेटा, अगर हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या आउटसाइड पार्टीज के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बताया था आपको दो तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? कि जो इंटरनल के एम्प्लॉइज होते हैं, स्टाफ होता है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जैसे सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, बैंक्स हो गए, कस्टमर्स हो गए। हमें पढ़ा था ना, हमने चैप्टर शुरू में हमने पढ़ा था इसको। सो ये जब हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, और मैक्सिमम 2 पेजेस दैट्स कॉल्ड अ रिपोर्ट। अब मेमोस जो होते हैं वो क्योंकि आपस में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम जैसे मर्जी कम्युनिकेशन करें, उसमें कोई रेगुलेशन का ख्याल रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम बाहर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा एक कॉर्पोरेट इमेज, हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट इमेज डेवलप हो रहा होता है। जब कॉर्पोरेट इमेज डेवलप हो रहा होता है, सो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन लेटर। अब लेटर को लिखना काफ़ी टफ होता है। चैप्टर 7 स्पेसिफिक डिज़ाइन फॉर द लेटर, इंशाल्लाह वहाँ पढ़ेंगे कि क्या रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, ओके। सो मोर फॉर्मल देन मेमोस, डेफिनेटली मोर फॉर्मल होते हैं, मोर रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होता है, एंड देयरफॉर मोर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वेयर एन ऑडिट ट्रेल इज रिक्वायर्ड। अब ऑडिट ट्रेल बेटा क्या होता है? आपको बताया था ऑडिट ट्रेल क्या होता है, कि जहाँ पे प्रूफ रिक्वायर्ड है, जहाँ पे प्रूफ विद साइन एंड सिग्नेचर, ठीक है। सो जो कोर्ट में चीज़ यूज हो सकती है, ठीक है, जो कोर्ट में एक्सेप्टेबल होती है,
ठीक है। सो इंटरनल इश्यूज जो होते हैं कंपनी आपस में खुद रिजॉल्व करती है, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं कि ऐसे इश्यूज होते हैं कि जो आपको कोर्ट में एड्रेस करने, कस्टमर के साथ आप कस्टमर डिफॉल्ट कर गया, उसने आपसे लोन लिया हुआ था सपोज 10 लाख का 20 लाख का, उसने आपको पे नहीं किया, तो अब आप उसके उसके हथे नहीं, मतलब आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, बल्कि आपको कोर्ट में जा कोर्ट सेटल करेगी कि इसको आपने इसका क्या करना है। कई ऐसे फैसले होते हैं कि जो आपके हाथ में नहीं होते, इंटरनल जो फैसले होते हैं आपके अपने हाथ में होते हैं, तो हम कंपनी खुद ही उसको रिजॉल्व कर लेती है। लेकिन जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, जो एक्सटर्नल फैसले होते हैं, जो कस्टमर्स के इश्यूज होते हैं, वो उसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है। तो कोर्ट के लिए से हम कहते हैं, इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल, ठीक है जी। सो लेटर माइट बी सेंड वेया पोस्ट और व्हेन अर्जेंट वेया कोरियर, ठीक है। लेटर आप जैसे मर्जी इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, अगर आपके पास वेला टाइम, काफ़ी टाइम है आपके पास, ओके, सो यू कैन फॉरवर्ड थ्रू द पोस्ट ऑफिस। अगर आपके पास शॉर्टर टाइम है तो यू कैन फॉरवर्ड थ्रू द TCS और OCS, और हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज प्राइवेट अवेलेबल हैं, ये थ्रू आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। सो मैंने अभी तक 3 मिनट डिस्कस किया, रिपोर्ट, मेमोज एंड लेटर्स। अब आपको पता हो कि मैं कहाँ पे पहुँच चुका हूँ, तो लेट मी राइट हियर फर्स्ट। तो पहला मैंने किसको डिस्कस किया बेटा? रिपोर्ट को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, रिपोर्ट को डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा मैं किसको डिस्कस कर चुका हूँ? मेमोस को। और ये शॉर्टर फॉर्म किसकी है? मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम एक होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में, अब मेमोरेंडम पूरा लिखना डिफिकल्ट है तो हम थोड़ा मेमो कह देते हैं, मेमोस, ओके। सो द थर्ड इज लेटर्स, ठीक है, लेटर्स। अब जो फोर्थ मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो स्टाफ हैंडबुक और ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। स्टाफ हैंड बुक और ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, ठीक है जी। बल्कि एक दफ़ा ही लिख दूँ आप लोगों के लिए, क्या कहते हो? एक दफ़ा ही लिख दूँ? यस, बेटर है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब उसका बेटा इन हाउस न्यूज़ लेटर, मैं सिर्फ उसको शॉर्टर फॉर्म में लिख देता हूँ बेटा, इन हाउस न्यूज़ लेटर। सेकंड क्या है बेटा? इन हाउस। उसके बाद जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं, इन हाउस, नीचे सही लिखा नहीं जाएगा मेरे से, इन हाउस न्यूज़ लेटर, ठीक है बेटा। यहाँ उसके बाद बेटा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नोटिस बोर्ड। इधर लिख दूँ, इधर लिख दूँ बेटा, इधर लिख देता हूँ। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा? नोटिस बोर्ड क्या होते हैं, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अच्छा, इसमें से अभी तक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कवर अप कर चुके हैं, वो कितने पॉइंट कवर अप कर चुके हैं? कितने पॉइंट बेटा? इसको कवर कर चुका हूँ मैं, इसको कवर कर चुका हूँ, और इसको कवर कर चुका हूँ। 1 2 3 4, पीछे 4 पॉइंट्स रह गए। सो जब मैं कवर कर दूंगा तो उसको मैं टिक कर दूंगा। आर यू विद मी? वेरी गुड। ओके जी, कहीं और आगे पीछे नहीं जाना प्लीज़ विद मी, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल, आगे थोड़ा टेक्निकल ये पॉइंट्स आने, अगर आपने मिस कर दी मेरा कोई पॉइंट तो आपको पॉइंट समझ में नहीं आएंगे जी। स्टाफ हैंडबुक और ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, ओके जी। अच्छा, पहले डिस्कस कर देता हूँ कि स्टाफ हैंडबुक क्या होती है या ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या होता है। अच्छा, जब भी बेटा स्टाफ को हायर किया जाता है, जब भी एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, अब उसने डेली बेसिस पे तो कोई ना कोई चैलेंजेस फेस हो रहे होते हैं, ओके। अब उसको डेली बेसिस पे कोई ना कोई इश्यूज होते हैं, कोई ना कोई नए उसको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब हर काम को पूछने के लिए वो बॉस के पास नहीं जा सकता या किसी कुलीग को तंग नहीं कर सकता। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि मैनुअल बना देती है फॉर द न्यू स्टाफ, ओके। वो उसमें सारे इशू डिस्कस, जिसे कहते हैं ना FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आपको छुट्टी लेनी है तो ये फॉर्म है और ये प्रोसीजर छुट्टी लेने का। अगर बोनस लगना है तो उस बोनस का लगने का ये प्रोसीजर है। अगर आपको प्रमोशन अगर आपकी करनी है, प्रमोशन कैसे होती है, यहाँ पे कौन से ग्रेड में कैसे प्रमोशन होती है, ओके। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि आप किसी दूसरे को बार बार टीज अप ना करेंगे, यार बताएं ये क्या होता है, ये कैसे। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं और लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ बहुत मसरूफ़ होते हैं, मैनेजर्स बहुत बिजी होते हैं, ओके। तो उनके टाइम को सेव करने के लिए हम ये ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल बनाते हैं या स्टाफ
हैंडबुक। हैंडबुक कहता है कि उसके पास ही अवेलेबल होती है, जब भी वो चाहे उसको ओपन करे और अपने इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। आजकल बेटा ये FAQs की फॉर्म में वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती है। दिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ इन मैनी जुरिस्डिक्शन फॉर्म पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वेरी यूजफुल पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अच्छा बेटा, ओके, अब इससे पहले एम्प्लॉई उसको स्टाफ बनाने के लिए डेफिनेटली आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उसके पास वो एज अ रेफरेंस के तौर पे भी फ्यूचर में रहता है। और जिस जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको फिर उसी का मैनुअल भी प्रोवाइड किया जाता है कि नाउ सपोज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने अकाउंट्स के मैटर को देखना है तो आपको अकाउंट्स का मैनुअल प्रोवाइड किया जाएगा मोस्ट लाइकली, ओके। और उसमें छोटे मोटे दूसरे कंपनीज के जनरल इश्यूज होंगे। अब एक मार्केटिंग वाला है तो मार्केटिंग का डिफरेंट मैनुअल होगा। अब ये अगर मैनेजमेंट का है तो मैनेजमेंट का डिफरेंट मैनुअल होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी होती हैं कि हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट मैनुअल भी डिफाइन होता है और हो सकता है, ठीक है जी। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक ही मैनुअल डिफाइन कर देते हैं कि जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स को कवर किया जा रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक केयर टू कीप द डॉक्यूमेंट। अब इसमें होता है बेटा ये है कि ये ना हो कि कंपनी मरी थी 50 साल पहले, उस वक्त तो मैनुअल डिफाइन किया था, उसमें कोई अपडेशन ही नहीं की, मतलब आप दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आपको वही मैनुअल चल रहा है। सो मैनुअल को भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी टाइम के साथ साथ अपडेट करना होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि उसको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम भी अपडेट करें। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। लेट मी मूव ऑन फॉर द, अच्छा ये भी हो गया बेटा। ऐसे मैं टिक कर दें, ऐथो टिक करना थोड़ा सा मुश्किल आएगा मेरे वास्ते, लेकिन मैं कर देना। ऐ देखो टिक हो गया, ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद बेटा इन हाउस न्यूज़ लेटर आर जर्नल आर मैगजीन, ओके जी बेटा। अच्छा जो बिगर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जिसमें मैं KFC की बात करूं, पेप्सी की बात करूं, कोक की बात करूं, नेस्ले की बात करूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करूं, ओके। अब बेटा ये एम्प्लॉयज़, ये जो कंपनीज हैं पूरी दुनिया में वर्किंग कर रही हैं, ऐसे ही नेस्ले पूरी दुनिया में काम कर रही है। अब एक एम्प्लॉय जो है वो तो एक शेखुपुरा में इनका प्लांट है, वो तो वहाँ पे सिर्फ एक जॉब परफॉर्म, उसको क्या पता कि नेस्ले का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, ये UAE में कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सिंगापुर में कैसा परफॉर्म कर रही है, ये UK में कैसा परफॉर्म कर रही है, अमेरिका में कैसा परफॉर्म कर रही है, ओके। तो इसके लिए बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को अप टू डेट रखने के लिए वो फिर इन हाउस न्यूज़ लेटर निकालते हैं, ओके, जो या जर्नल या मैगजीन उसको बोल सकते हैं कि ये सिर्फ उसी कंपनी से रिलेटेड ही होता है, ओके। ये ताकि वो एम्प्लॉयज़ जो है वो सारे अवेयर हो जाएं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंपनी। KFC की बात करूं तो KFC की पूरी दुनिया में ब्रांचेस हैं। अब आप तो एक ब्रांच में एक ब्रांच में आपको क्या पता कि लाहौर की बाकी ब्रांचेस में क्या हो रहा है, या पाकिस्तान की बाकी ब्रांचेस में क्या हो रहा है, या KFC जो है यूरोप में कैसा परफॉर्म कर रही है, मिडल ईस्ट में कैसा परफॉर्म कर रही है, अफ्रीका में कैसा परफॉर्म कर रही है, वहाँ पर किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर किस तरह के टेस्ट जो है लाइक किए जाते हैं, ओके। तो इसमें कंपनी की जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन है वो सारी इसमें कैटर की जाती है। I hope you understood this concept, so let me go through it. Typically only used with a larger company, जो bigger companies होती है जिनके बड़े huge networks होते हैं, so many branches around, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये इशू किए जाते हैं। Okay, typically only used within larger company that is a useful tool used to inform employees एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म करने के लिए, जो आपके एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको अबाउट टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम कंपनी रिजल्ट्स, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या सेल्स हैं, क्या खर्चे हैं, ओवरऑल क्या बेनिफिट हुआ उसको, कस्टमर फीडबैक, पूरी दुनिया में कस्टमर्स का क्या फीडबैक है, क्या सोचते हैं, एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट, स्टाफ रिटायरमेंट के कौन से स्टाफ जो हमारे जो मैनेजर से या की डायरेक्टर से उन्होंने रिटायरमेंट ली है, टू स्पोर्ट्स कि हमने कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट की है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट की है, सोशल एंड फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, और हमने कौन सी माशरे में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ में कि हमने कंट्रीब्यूशन की है। फिलैंथ्रोपिक होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस तरह से बैरियर दस्तरखान है, या जिस तरह से और मुझे कोई एग्जांपल दें, बैरियर दस्तरखान है कि एग्जाम्पल दे बेटा, जिस तरह से यस फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, जिस तरह से कुछ कंपनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देती हैं, ये भी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी है, ओके। तो हर जिस तरह से अगर मैं गवर्नमेंट बेकरी की बात करूं तो वो ये जिन्ना हॉस्पिटल में, जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल लाहौर में एटलीस्ट एज आई नो, तो यहाँ पे बेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हॉस्पिटल्स में
वो पेशेंट्स के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, जो लंच बॉक्सेस होते हैं दे प्रोवाइड, दैट्स फॉर द फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अब इसको भी मैं टिक कर देता हूँ, ये देखो टिक कर दिया। ओके हो गया जी, सारे पॉइंट कवर हो गए और 2 पॉइंट रह गए और आगे आगे, और मैं तो बाद में टिक कर दिया, कवर हो जाएंगे मैं टिक कर दूंगा। ठीक है जी, मेरे नाल है हो ना, बी विद मी। ओके जी, आगे आ गया नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड जी। सो sorry, so notice board are used to communicate various type of information to the large number of people quickly and cheaply। ठीक है जी, आप नोटिस बोर्ड आप लगा, आप तो माशाल्लाह से आपको वैसे बात बताऊं, हमारा तकरीबन आधा पाकिस्तान नोटिस बोर्ड बना हुआ है। ओके, इफ़ यू गो कराची, इफ़ यू लिव इन कराची या इफ़ यू गो कराची, तो आपको हर दूसरी दीवार पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, और डिफरेंट शहरों में ऐसा है बेटा। क्योंकि तो हमारा आधा पाकिस्तान नोटिस बोर्ड बना हुआ। नोटिस बोर्ड ये होता है कि आप कोई एक जगह फिक्स करते हैं और उस जगह पे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली नोटिस बोर्ड जो होते हैं ये विद इन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, क्योंकि वो मैं तो ऐसा आपको वैसे आपको एज अ ह्यूमर के तौर पे मैंने एक बात कर दी थी, लेकिन जो नोटिस बोर्ड होते हैं कंपनी के अंदर कुछ जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपनी प्रोवाइड करना चाहती है टू ऑल द एम्प्लॉइज और टू द कस्टमर्स, क्योंकि तो वो एक नोटिस बोर्ड पे, आप किसी बैंक में जाएं तो आपको हर बैंक की ब्रांच में नोटिस बोर्ड नजर आएगा, जहाँ पे स्टेट बैंक की रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं या बैंक की अपनी पॉलिसीज वहाँ पे या उनके जो उनके स्केड्यूल ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो वहाँ पे फिक्स किए हुए होते हैं। ओके, सो नोटिस बोर्ड इटसेल्फ इज नॉट एन इंफॉर्मेशन, याद रखना। नोटिस बोर्ड itself is not an information, it's just a visual। विजुअल ये होता है कि जो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दिखाती है, जिस तरह से बेटा ये जो वाइट बोर्ड है, ये मैं रिटन कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ना, सो ये वाइट बोर्ड इज नॉट अ मैसेज। Whiteboard is just a visual communication to show you that I have written on it। ये actually message है, whiteboard is not a message। So notice board is not a message, notice board is not an information। ये गल याद रखना, notice board is not an information। notice board पे हम जो letter लगाते हैं, जो उस पे information हम attach करते हैं, that is an information। वो जो हम letter उसमें लगाते हैं, that is an information। ये वाइट बोर्ड की इटसेल्फ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वाइट बोर्ड जो मैंने लिखा है दैट हैज इट्स वैल्यू, दैट गॉट इट्स वैल्यू। आप समझ आ गए बेटा? सो नोटिस बोर्ड आर यूज्ड टू कम्युनिकेट वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्विकली एंड चीपली। अब लार्ज, ये साथ मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी, तो अगर पूरी ये जो पूरी क्लास अगर भरी हुई है, अगर भरी हुई होगी, ओके, अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट हैं, ओके, तो 100 स्टूडेंट देख सकते हैं व्हाट आई हैव रिटन, तो चीपली है, क्विक है, ऑल द पीपल कैन गो थ्रू क्विकली इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। सो इस तरह से नोटिस बोर्ड पे भी होता है कि जो उस पर जो पेज लगा होता है वो सारे पीपल्स को गो थ्रू कर सकते हैं सो इजीली। ऑर्गेनाइजेशंस आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड रादर देन फिजिकल नोट। आजकल बेटा जो नोटिस बोर्ड आ गए हैं, इंटरेस्टिंगली आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर आप जाएं बेटा रेलवे स्टेशन पे, तो पहले नोटिस बोर्ड वो होते थे फिजिकल फॉर्म में, लाइक वो लिख के लगाते थे। अब बेटा हो गया इलेक्ट्रॉनिक, वो चल रहा होता है, कंप्यूटर के थ्रू चल रहा होता है, और हर ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन कितने बजे जा रही है। अगर आप एयरपोर्ट पे जाएं, वो भी नोटिस बोर्ड है, फ्लाइट्स की डिटेल जो आ रही होती है कौन सी फ्लाइट कितने बजे डिपार्चर कर रही है, कौन सी फ्लाइट कितने अराइवल उसका है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, अब जो इन्फॉर्मेशन जो मूव ऑन कर रही है, अगर आप बैंक्स वगैरह में जाएँ, इवन के वो जो टिकट मिलता है, ओके, तो वो ऊपर नंबर जो चल रहे होते हैं वो भी नोटिस बोर्ड है। वो जो स्क्रीन है वो इन्फॉर्मेशन नहीं, उस पर जो नंबर आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन है। गल समझ आई बेटा? तो आजकल जो इंफॉर्मेशन दिखाने का जो सोर्स बन रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो कंप्यूटराइज्ड है, वो स्क्रीन बेस्ड है रादर द फिजिकल बेस्ड, ये कहना चाह रहे हैं। हाउएवर आइटम्स कैन बिकम क्विकली रैपिडली आउटडेटेड thus reducing the effectiveness of the media। ठीक है जी, आप कहना ये चाह रहा है कि अब आपने एक लेटर लगाया, ओके, या आप इलेक्ट्रॉनिक है तो वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन किसी फ्लाइट की आ रही है, अब फ्लाइट लैंड भी कर गई है, 10 मिनट बाद फ्लाइट लैंड भी कर गई है, अभी तक वही इन्फॉर्मेशन आ रही है, फ्लाइट विल बी लैंडिंग एट 8 AM। भाई अगर 8:15 हो गया, लैंड कर गया, उसको फिर आप चेंज ख़त्म करो, फ़ौरन ख़त्म करो। तो ये कहना चाह रहा है कि जो फिजिकल फॉर्म में है वहाँ पर तो बेटा सीन ही होता है कि हम एक पेज लगाते हैं और वो बरसों पेज लगा रहता है, जब तक वो नया पेज नहीं लगा, जब तक वो नया पेज नहीं लगाएंगे पर उसको, मतलब अगर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी नई इन्फॉर्मेशन लगाने की तो वही इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी, वही इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी, वही इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी। दैट्स द बिगेस्ट इशू कि जो फिजिकल फॉर्म में
उसकी डेडलाइन होती थी कि ये इन्फॉर्मेशन सपोज 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 दिन के लिए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन 6-6 महीने लगी रहती थी। तो ये प्रॉब्लम था और अभी भी ये प्रॉब्लम है फिजिकल नोटिस बोर्ड का कि आपको आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में हम उसको जल्दी अपडेट कर देते हैं, तो वो इट इज़ नॉट अ बिग डील जी। फर्दर मोर दस रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द मीडिया, तो उसकी लोग कहते हैं यार यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, कि यहाँ आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है, तो दे डोंट रिलाई अपॉन द नोटिस बोर्ड टू मच फिजिकल too much. Furthermore, it relies on the curiosity of employees to look at the notice board, which may require effort and time. ठीक है जी। अब बेटा क्यूरियोसिटी, नोटिस बोर्ड बेटा देखने के लिए आपको स्पेशली जाना पड़ता है, आप उस जगह जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो ये आप में क्यूरियोसिटी नहीं है। आजकल हमारे तजस्सुस नहीं है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, मतलब मोबाइल में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो कौन चल के वहाँ तक जाए, ठीक है। तो पहले फिजिकल में प्रॉब्लम थी कि लोग चल के स्पेशली उस जगह पे जाना वो इतना उनके लिए टफ था, थोड़ा टफ था, क्योंकि एफर्ट लगती थी, टाइम लगता था, तो दे डोंट यूज टू गो, दैट मैनी मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिंपली डोंट हैव, उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, या तो वो समझते कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम वहाँ नोटिस बोर्ड पे जाएं, इन्फॉर्मेशन देखें। अब इसलिए आज को बेटा जो इन्फॉर्मेशन होती है, इफ़ यू कम इन द राइज, तो यहाँ पे जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, जब सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हो, जब आप लाइक या दरवाजे का नोटिस बोर्ड बना दिया कि जो ही आप इंटर हो तो आपके सामने वो लेटर फिक्स हो जाए, या जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो अब वो रास्ते में लगा दिया ताकि आपको स्पेशली ना जाना पड़े, तो ये आपकी ईज़ के लिए, ये आपकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके इस तरह से इकदाम किए गए। ठीक है बेटा, और भी हो गया, नोटिस बोर्ड भी हो गया। द लास्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस, द लास्ट पॉइंट इज हैविंग दी स्टैंडर्ड फॉर्म्स। केड़े फॉर्म बेटा, केड़े फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। हाँ बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, रिटन कम्युनिकेशन होती है, वो एक स्पेसिफिक फॉर्म डिफाइन हो जाते हैं। आप जिस तरह से बेटा, अगर आपने छुट्टी की दरख्वास्त देनी है, अगर आपने छुट्टी लेनी है, तो आपके लिए कोई डिफरेंट फॉर्म होगा, आप सब एम्प्लॉयज़ के लिए सेम फॉर्म होगा, ऐसा ही है ना। आपने आई कैप में रजिस्ट्रेशन करवाई, ऐसा ही है ना, हज़ारों स्टूडेंट्स ने करवाई है, ओके। अब जितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई है सबके लिए फॉर्म सेम था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्यों होते हैं, क्वेश्चन इस क्यों होते हैं बेटा, बताओ क्यों होते हैं, थोड़ा अपना दिमाग घुमाओ थोड़ा सा, क्यों होते हैं, सोचो ज़रा, वाई वी हैव स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अब ये देखो कि अगर हर स्टूडेंट अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा, किसी ने नाम राइट पे लिखना है, किसी ने लेफ्ट पे लिखना है, किसी ने सेल नंबर नीचे लिखना है, किसी ने लिखना भी नहीं है, किसी ने हाउस का एड्रेस पता नहीं कहाँ लिखना है, वो जो एंट्री करने वाला है वो तो ढूंढता ही रहेगा भाई आपकी इन्फॉर्मेशन। अगर उसके पास 100 फॉर्म है तो वो तो थक ही जाएगा बेचारा 10 फॉर्म के बाद कि यार मैं ये इन्फॉर्मेशन को, सारी इन्फॉर्मेशन गो थ्रू करनी पड़ेगी। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाते हैं उसको पता होता है कि यार इस कैंडिडेट का नाम कहाँ पे मेंशन होगा, इस कैंडिडेट का हाउस एड्रेस कहाँ मेंशन होगा, इसकी क्वालिफिकेशन कहाँ मेंशन होगी, इसका सेल नंबर कहाँ, इसकी पिक्चर कहाँ फिक्स होगी, ओके। तो उसको इन्फॉर्मेशन ट्रेस आउट करना, ओके, वो आसान, आपको भी इन्फॉर्मेशन को लिखना आसान होता है क्योंकि अब आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। अगर आपको खुद फॉर्म डिफाइन करना पड़े तो आप खप जाएंगे, ओके। लेकिन अब आपको ऑलरेडी चीज़ डिफाइंड है कि नाम यहाँ लिखो, एड्रेस यहाँ लिखो, क्वालिफिकेशन यहाँ लिखो, एक्सपीरियंस यहाँ लिखो, ओके, यहाँ पे साइन करने हैं, तो अब आपको ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अ ब्लेसिंग, आई मस्ट से, स्टैंडर्ड फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है और इन्फॉर्मेशन बड़ी ऑर्गेनाइज वे में आप वो डिलीवर करते हो। और जो एंट्री करने वाला है इन्फॉर्मेशन को, अल्टीमेटली आपकी जितनी भी फिजिकल फॉर्म इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर्म फिजिकल जो आप लिखते हो वो कंप्यूटर में इंटर की जाती है, जो एंट्री करने वाला होता है वो उसके लिए आसानी होती है इन्फॉर्मेशन को ऐड अप करना, इंसर्ट करना। सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन इवन द स्मॉलेस्ट विल लाइकली यूज स्टैंडर्ड फॉर्म। हर एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं बेटा, आपको राइस का डिफरेंट फॉर्म मिलेगा, आई कैप का डिफरेंट फॉर्म मिलेगा, बैंक के डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन की हद तक ही होते हैं। एग्जांपल वुड इंक्लूड इनवाइसेस, हर ऑर्गेनाइजेशन की इनवाइसेस होती हैं जो आप जब आप पैसे जमा, जैसे आप राइस में पैसे जमा करवाए, आई कैप पैसे जमा करवाए आपने, या बैंक में आपने पैसे जमा करवाए, तो आपको रसीद मिलती है। वो इनवाइसेस वो सब कस्टमर्स के लिए, सब एम्प्लॉइज़ के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए सेम होती है, ओके। परचेज ऑर्डर वो सब के लिए सेम, वो आपको पता है वो एक कॉपी होती है, खाता होता है, वो वहाँ से पर्ची काट के वो फाड़ के दे रहे होते हैं, तो वो इनवाइस सबके लिए सेम होती हैं। सिकनेस फॉर्म अगर आपको छुट्टी लेनी है सबके लिए फॉर्म वो सेम होता है, हॉलीडे एप्लीकेशन वो सबके लिए सेम होती हैं। एक्सपेंस क्लेम, टाइम शीट, अप्रेजल फॉर्म, ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, सिर्फ यही नहीं होते, इसके अलावा और बड़े फॉर्म्स होते हैं जो सबके लिए सेम होते हैं, ठीक है जी। सम ऑफ द की बेनिफिट्स आर द standardization of and subsequent familiarity with the standard forms.
ठीक है। समझ लो की बेनिफिट्स आर द स्टैंडर्डाइजेशन। आप स्टैंडर्डाइजेशन बेटा ये होती है, स्टैंडर्डाइजेशन ये होती है कि सबके लिए वो फॉर्म सेम होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। स्टैंडर्डाइज मीन सबके लिए सेम है कि जिस तरह एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबके लिए सेम है, सिकनेस फॉर्म है सबके लिए सेम है। ठीक है जी। जिस तरह से अगर बात करूँ इनवाइसेस जो हैं जो आपको मिलती हैं, अगर आप हाइपरस्टार जाएं, मेट्रो जाएं, तो आपको जो रसीद मिलेगी सबके लिए सेम है, सेम ही पैटर्न होगा। हाँ, वो आपकी बाइंग और सेलिंग के बाइंग के मुताबिक उसमें थोड़ी वो लेंथी हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है, होगी, लेकिन बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट का जो फॉर्मेट होगा वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है बेटा। सो आई एम डन विद द रिटन पार्ट। पहले हमने जो डिस्कस किया था बेटा, हमने वो डिस्कस किया था कि हमने फेस टू फेस कम्युनिकेशन कैसे करनी है, उसमें लिसनिंग स्किल, हमें लिसनिंग कैसे करनी होती है, फिर मीटिंग्स कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर कमेटीज़ क्या होती हैं, फिर टीम ब्रीफिंग्स क्या होती हैं, फिर कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस किया, फिर इंटरव्यूज़ को डिस्कस किया, फिर आज जो मैंने डिस्कस किया एक तो कमेटी को डिस्कस किया और उसके बाद जो मैंने डिस्कस किया बेटा रिटन कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। ठीक है। तो उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो मैं डिस्कस करूँगा राइट नाउ। ठीक है। सो ये देखो, ये भी डिस्कस हो गया और ये भी डिस्कस हो गया। सॉरी रेड के साथ मैंने कर दिया है, सो लेट मी डू इट विद दी यस। ठीक है, ये भी कवर्ड हो गया। ठीक है जी, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब नया टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा, इसी के बाद है दैट इज दी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये भी कवर हो गया। अब मैं इसको पूरा ऐसे कर दूं, विद योर काइंड परमिशन कर दूं। चलो ठीक है। अब नया टॉपिक है बेटा दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये डिस्कस करने वाला हूँ शॉर्टर सा छोटा सा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रॉनिक। चैप्टर 9 इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे बड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होती है। सो ईमेल्स, वॉइस मेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज आर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ रिटन, स्पोकन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा जो इंटरनेट बेस्ड है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उसके थ्रू हम ईमेल्स भी कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स भी कर रहे हैं, ऑडियो कॉल्स भी कर रहे हैं। ओके, हम वॉइस मेल्स भी कर रहे हैं, फैक्सेस भी कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। ओके, सो दैट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड एट अ लो कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है जी, फ्लेक्सिबिलिटी के आप सिचुएशन के हिसाब से जल्दी से अपने मीडियम को चेंज कर लेते हो। आप कभी ईमेल कर देते हो, आप कभी वॉइस मेल कर देते हो, आप कभी वीडियो कॉल कर सकते हो, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। तो ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है कि जैसी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक हम मीडिया का इंतखाब कर सकते हैं। और स्पीड तो आपको पता है, ब्लिंक ऑफ एन आई। आपने ईमेल करनी है तो अभी आप आंख ब्लिंक नहीं करेंगे, आइज आपने ब्लिंक नहीं की तो वो ईमेल गई, इतना टाइम शॉर्टर इसमें हो गया अब तो। ठीक है, तो बड़ा फैसिलिटेट करती है इन टर्म्स ऑफ स्पीड बहुत जल्दी। वो पहले जो हम लेटर्स फॉरवर्ड करते थे या पहले हम फिजिकल फॉर्म में जो कम्युनिकेशन उसमें दिन्स लग जाते थे, वीक्स लग जाते थे, लेकिन अब तो कोई इश्यू ही नहीं है। द मोस्ट कॉमन चैनल ओवर विच दीज मीडिया आर कम्युनिकेटेड इज द इंटरनेट। कह रहा है कि और के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक टेलीफोन है तो उसमें हम टेलीफोन की वायर्स में इंटरनेट तो नहीं होता डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, द मोस्ट कॉमन चैनल ओवर विच दीज मीडियाज आर कम्युनिकेटेड इज द इंटरनेट। केड़ा बेटा इंटरनेट। आजकल जो मोस्टली कम्युनिकेशन हो रही है, अब आप देखो, आप कॉल भी नहीं करते, फिजिकल कॉल भी नहीं करते, क्योंकि कॉल करने में खर्चा आता है, ऐसा ही है ना, यू हैव एक्सपेंस। ओके, लेकिन इंटरनेट पे कॉल करोगे फ़ौरन कॉल हो जाएगी, ऐसा ही है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल हो जाएगी। तो अब तो हम कोशिश करते हैं कि इंटरनेट पे कॉल भी करें। ठीक है, व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सअप कॉल कर दें, या स्काइप पे कर दें, या वाइबर पे कर दें, या डिफरेंट एप्लीकेशन टू हैव अ कॉल। आजकल जूम बड़ा चला हुआ है, जूम बड़ा इन जूम पे कॉल कर देते हैं। ठीक है जी। सो आजकल जो इवन के हम फिजिकल कॉल्स भी कम कर रहे हैं और हम इंटरनेट बेस्ड कॉल्स ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं द मोस्ट कॉमन channel over which these media are communicated is the internet, which extend the scope of these media worldwide। ठीक है जी। अब पहले जब टेलीफोन होता था तो हमारा लिमिटेड होता था कि हम अपने कंट्री के हद तक मोस्टली कम्युनिकेशन करते थे, क्योंकि आउटसाइड कम्युनिकेशन वाज सो एक्सपेंसिव। अभी भी आप अगर आप सऊदीया कॉल करें, अगर अभी भी आप अफ्रीका में कॉल करें, अभी भी आप अगर दुबई कॉल करें, अभी भी अगर आप कॉल
अमेरिका करें तो आपके ऐसे लाइक आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कटने वाले हैं। लेकिन अब हम वैसे कॉल्स नहीं करते, आपको पता ही है इंटरनेशनल कॉल्स अब हम नहीं करते। हम जो कॉल्स करते हैं वो इंटरनेट बेस्ड होती है, ठीक है, टेलीफोनिक बेस्ड नहीं होती बल्कि इंटरनेट बेस्ड होती है। और फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ कि ये तकरीबन मतलब कॉलिंग वाला सीन बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा और अल्टीमेटली दुनिया जो स्विफ्ट हो जाएगी, जो जो मूव ऑन कर देगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी टुवर्ड्स द इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग। ओके जी, सो आई थिंक दैट इज़ एनफ फॉर टुडे, एनफ फॉर टुडे, ऐसे ही है ना, ठीक है। सो here I am done with the electronic communication as well. So that's it from my side for today. Hope you have understood the topic. I try to explain as easy as possible. Okay ji, hope for the best. Take care of yourself, study hard. Okay, be with me. Okay, thank you very much. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Welcome back again. So today I'm gonna continue with lecture number 23. ऐसा ही है ना? And today my topic is gonna be visual communication. मैं कहाँ से continue करने वाला हूँ? Visual communication से continue करने वाला हूँ. So we were at chapter number 2. काफ़ी लेंथी हो गए हैं, काफ़ी लेंथी चैप्टर। बेस है ना, क्योंकि अभी आपकी बेस बन रही है बेटा, और जब बेस होती है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जिस तरह जब बनता है या प्लाजा बनता है तो बेस में ज़्यादा टाइम लगता है। बेस जितनी स्ट्रांग होगी ओके, इतना ही बड़ा प्लाजा खड़ा कर सकते हो, इतना ही घर आपका स्ट्रांग होने वाला है। सो बेस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इज़ योर बेस। एक दफ़ा हमारी बेस बन गई उसके बाद हमने जल्दी आगे चलना है फिर, ठीक है बेटा। सो चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 23, ऐसे ही ना बेटा। लेक्चर कौन सा है अभी? 23 है। एंड द टॉपिक इज यस विजुअल कम्युनिकेशन। अभी कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे? विजुअल कम्युनिकेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेटा आपको मैंने पहले बताया था, देखो यू आर लुकिंग अपॉन मी, मुझे देख रहे हो ना, मुझे देखना इज कॉल्ड अ विजुअल। लेकिन मैं क्या हूँ, मेरे पास क्या नॉलेज है, क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो जब तक मैं बोलूँगा नहीं, जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ ओके, विजुअल सिर्फ मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है ओके, ये आंखें मुझे सपोर्ट कर रही हैं ओके, ये हाथ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये अल्लाह पाक ने एक मीन्स बनाया है, एक सोर्स बनाया है सिर्फ टू कन्वे द मैसेज। हमारी बॉडी एक सोर्स है, सिर्फ एक सोर्स है। असल मैसेज वो है कि जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है। अंडरस्टैंड? तो विजुअल बेटा ये होती है, इस तरह से वाइट बोर्ड है। सो वाइट बोर्ड इज नॉट अ मैसेज। अब देखो पूरा वाइट बोर्ड है, मैंने अभी पहले साफ था तो कोई मैसेज नहीं था। असल मैसेज बेटा ये होता है कि जो हम उसमें खुद लिखते हैं, हम उसमें क्या खुद लिखते हैं ओके। सो ये बेटा विजुअल जो है सारे, आप आज हम विजुअल कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे कि जो चीज़ें वो जो हमें विजुअलाइज करवाती है मैसेज को, वो कौन कौन से मीडियम्स हैं, वो कौन कौन से मीडियाज़ हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को या तो देख पाते हैं, या सुन पाते हैं, या पढ़ पाते हैं, या उनको फील कर पाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू पीपल okay, I hope you will be with me. So let me go through it beta. Visual communication, while words both spoken and written require a reasonable amount of effort to hear, read, interpret and absorb absorb, ठीक है ओके। जिस तरह से वर्ड्स को बेटा, वर्ड्स चाहे वो बोलने की फॉर्म में हो, जिस तरह मुझे आप सुन रहे हो, या वो लिखी हुई फॉर्म में हो, उनको पढ़ना, उनको सुनना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको एब्जॉर्ब करना बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है, बहुत टफ काम। जिस तरह बुक है, अब बुक वर्ड्स को पढ़ना कितना डिफ़िकल्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आपको इस बुक को पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इस बुक को मैं आपको बेटा विजुअलाइज करवा रहा हूँ। कैसे विजुअलाइज करवा रहा हूँ? दैट आई एम गोइंग थ्रू, I am delivering the lecture
ओके। सो ये जो आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, आप मुझे विजुअलाइज कर रहे हो, वही वर्ड्स अब आपको इजी वे में अंडरस्टैंड हो रहे हैं। विजुअल कम्युनिकेशन कैन अचीव अ मच ग्रेटर इम्पैक्ट इन अ सिग्निफिकेंटली शॉर्टर पीरियड। अब वही वर्ड्स हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो, यू कैन गो थ्रू बाई योर सेल्फ, लेकिन खुद वर्ड्स को पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा टफ है। तो उसके लिए फिर हम उस क्या करते हैं कि उसके हम आप टीचर के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो, आप मेरे थ्रू गो थ्रू कर रहे हो। अंडरस्टैंड प्लीज। ओके सो ओके जी, विजुअल्स कैन बी मोर मेमोरेबल एंड क्लियरर। यार प्लीज यार, मैं इसको सारा रिवर्स करो यार प्लीज, एक्सक्यूज मी यार, मैं नहीं, ओए उसको रिवर्स करो यार।